स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों आज जिधर देखो उधर इंडिया के लिए सिर्फ एक ही बात कही जा रही है। इंडिया आज एक ऐसे स्वीट स्पॉट पर खड़ा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। हाल ही में इंडिया ने अपने कॉलोनियल मास्टर ब्रिटेन की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ दिया है। बाकी मेजर करेंसीज के कंपैरिजन में इंडियन रुपी ने सबसे कम डेप्रिसिएशन फेस किया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इंडिया की ग्रोथ रेट को 6.5% तक कट किया है, लेकिन फिर भी ये इस साल किसी भी मेजर इकोनॉमी के ग्रोथ रेट में से सबसे ज्यादा है। IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट में उनके चीफ इकोनॉमिस्ट ने इंडिया का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि पूरी दुनिया को इंडिया से सीखने की जरूरत है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, गति शक्ति, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और ना जाने क्या क्या, ये सब के सब इंडिया के शाइनिंग कार्निवल के चमचमाते सितारे हैं। पॉपुलेशन के टर्म्स में इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का मोस्ट पॉपुलस देश बनने जा रहा है। आज जहां दुनिया भर के देश एक पॉपुलेशन डिक्लाइन या फिर एजिंग पॉपुलेशन जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी एक यंग और एक्टिव पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड इकोनॉमी पर अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल आइडियाज और मोरालिटी के सूखे समंदर में अगर आशा की कोई किरण बनकर चमक रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज पूरी दुनिया पर इंडिया का फ्लेवर छाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, जब बात इंडिया के सक्सेस की हो और चाइना उसका कंपटीशन बनकर ना खड़ा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब इंडिया का कंपैरिजन चाइना से होता है तो उसको एक रिट्रीटिंग स्टोरी बताया जाता है। माना कि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल राइवल है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में लेफ्ट, राइट और सेंटर की एडमायरेशन गेन करता है। चाइना के टॉल स्काई स्क्रैपर्स, उसकी मॉडर्न रोड्स, बुलेट ट्रेन्स और उसके रोबोटिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक इंडियन सिटीजन को सरप्राइज करते हैं। 1990 में इंडिया और चाइना की पर कैपिटा इनकम एकदम सेम लेवल पर थी, लेकिन आज कुल 3 दशकों बाद चाइना की GDP इंडिया से 5 गुना ज्यादा फिगर पर खड़ी है। चाइना खुद को वर्ल्ड की फैक्ट्री बना चुका है, जबकि इंडिया अभी भी अपने इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को पूरी तरह टैप नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि आखिर इंडिया और चाइना फ्यूचर में किस तरह compete करने वाले हैं। क्या चाइना के ये शाइनिंग फिगर्स आगे भी इंडिया को अंडर एस्टिमेट करेंगी, या फिर इंडिया अपने ग्रोथ पोटेंशियल को टैप करके चाइना से ब्राइटर फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। दोस्तों, इंडिया और चाइना मिलकर ह्यूमैनिटी का 1/3 हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए उन दोनों के पर्सनल और बायलैटरल डायनेमिक्स उनके साथ साथ पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमारे लिए आज ये सवाल पूछना बेहद जरूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, UPSC प्री मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, UPSC की आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा, जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे, जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी अपनी UPSC की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ UPSC लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया के द्वारा चाइना को ओवरटेक करने की बात क्यों की जा रही है। प्रोफेसर किशोर मोहबानी अपने एक रिसर्च पेपर में इसके 2 मेन रीजंस बताते हैं। इसमें पहला है हिस्टोरिकल एविडेंस। ब्रिटिश हिस्टोरियन एंगस मैडिसन कहते हैं कि ईयर 1 से 1820 तक चाइना और इंडिया दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज रही। लेकिन 1820 के बाद क्या हुआ? जी हाँ, ब्रिटिशर्स आ गए। जैसा कि शशि थरूर कहते हैं, जब ब्रिटिशर्स आए तब इंडिया ग्लोबल GNP में 23% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन जब वो 1947 में वापस गए तब इंडिया का ये कंट्रीब्यूशन 3% तक गिर गया। तो हिस्टोरिकल एविडेंस हमें बताते हैं कि इंडिया के पास उस लेवल पर पहुंचने की कैपेसिटी काफी पहले से मौजूद थी।
इसके अलावा आज इंडियन पॉपुलेशन ग्लोबल पॉपुलेशन में 18% कंट्रीब्यूट करती है। यानी अगर इंडिया का हर सिटीजन किसी भी कम्युनिटी के एवरेज पर्सन जितना इंटेलिजेंट हो और वो अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करे तो इंडिया आज भी ग्लोबल जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में 18% कंट्रीब्यूट कर सकता है। और यही हमारा सेकंड मेजर रीजन है। दोस्तों, इस रिसर्च पेपर के मुताबिक एक एवरेज इंडियन बाकी सभी कम्युनिटीज के एवरेज सिटीजन्स को आउट परफॉर्म कर सकता है और ये बात कई एविडेंस के बेसिस पर कही गई है। ये तो आप जानते ही होंगे कि यूएसए को वर्ल्ड की बिगेस्ट ह्यूमन लेबोरेटरी कहा जाता है। वो कहते हैं ना कि इंडिया के पोटेंशियल और उसकी परफॉर्मेंस का डिफरेंस हम यूएसए के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जब इंडियंस यहाँ इमिग्रेट होना शुरू हुए थे उस समय उनको लगता था कि यूएस की पर कैपिटा इनकम में वो शायद ही कभी 5th या 6th पोजीशन पर पहुंच पाएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो आज नंबर 1 पर आते हैं। आज यूएसए में रह रहे इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम $55,298 के आसपास है। अगर इंडियंस इंडिया में रहकर ये सेम पर कैपिटा इनकम अचीव कर लें तो 71 ट्रिलियन के जीएनपी के साथ इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। अगर ये फिगर आपको अनइमेजिनेबल लगती है तो चलिए ये मान लेते हैं कि इंडिया में रह रहे एवरेज इंडियन अमेरिका में रह रहे इंडियन से 50% लेस स्मार्ट है, लेकिन तब भी इंडिया की जीएनपी $35 ट्रिलियन के आसपास बैठ सकती है और ये अब भी यूएसए और चाइना की जीएनपी से कई गुना ज्यादा है। हालांकि एस्टिमेशंस इतने आसान नहीं है, ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेशन है जो आपको इंडियन पॉपुलेशन की ताकत का अंदाजा दे सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये नंबर्स क्यों बता रहे हैं, तो इसके जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके इकोनॉमिक पोटेंशियल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा गैप देखने को मिलता है। आज इंडिया की जीएनपी $2.6 ट्रिलियन है, लेकिन इसके पोटेंशियल के मुताबिक इसको लगभग 10 से 20 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि यूएसए में केवल सुपर स्मार्ट इंडियंस ही जा पाते हैं और इसीलिए वो इतनी सुपर हाई पर कैपिटा इनकम्स जनरेट कर पाते हैं, लेकिन ये रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि उन्होंने दुनिया के कोने कोने में ट्रैवल किया है और वो जहां भी गए हैं वहां की इंडियन कम्युनिटीज उनको ज्यादातर प्रॉस्परस स्टेट में मिली हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। इसको आसान शब्दों में कहें तो इंडियंस नेचुरली कॉम्पिटिटिव एनिमल्स होते हैं। इन फ्रंट पर इंडियंस को काफी हद तक चाइनीज सिटीजन्स के जैसा बताया गया है। आपको बता दें कि चाइना के इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स में बदलाव तब हुआ था जब चाइनीज रिफॉर्मर डेंग ज़ाओपिंग ने एक बेहद सिंपल सवाल रेज किया और वो सवाल था कि आखिर चाइनीज सिटीजन्स चाइना को छोड़कर बाकी सभी इकोनॉमीज में सक्सेसफुल कैसे हैं। इसका जवाब ये था कि चाइना के अलावा बाकी हर जगह उनको इकोनॉमिकली compete करने दिया जाता था। जैसे ही डेंग ज़ाओपिंग को इस चीज का एहसास हुआ वैसे ही उन्होंने चाइनीज इकोनॉमीज को ओपन कर दिया और इसी के साथ 1.4 बिलियन चाइनीज को compete करने का मौका मिला। चाइनीज इस कंपटीशन में लड़े और जीते और इसी कारण उनकी ओवरऑल इकोनॉमी भी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए आसमान छूने लगी। लेकिन वहीं इंडिया के केस में उसके 1.3 बिलियन लोगों को ये चांस नहीं मिला, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से दूर रहे और थ्राइव नहीं कर सके। इसी कारण इंडिया की इकोनॉमी पीछे छूट गई। यानी इंडियंस में पोटेंशियल तो है लेकिन उसको प्रूव करने का उनको इनफ स्कोप नहीं मिला। तो दोस्तों, इस बैकग्राउंड को देखने के बाद अब हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि अगर इंडिया के पास पोटेंशियल है तो वो अपने इस पोटेंशियल को रियलाइज कैसे कर सकता है। अगर एक लाइन में कहें तो इंडिया को अपने 1.3 बिलियन लोगों की फाइटिंग स्पिरिट को ग्लोबल इकोनॉमिक कंपटीशन में एक्सपोज करके उनका पोटेंशियल रियलाइज करना होगा। इसके लिए इंडिया को 2 प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। पहला प्रिंसिपल है लोगों के माइंडसेट को रेडिकली चेंज करना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में अक्सर ये कॉमन परसेप्शन देखा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी को क्लोज रखकर ही देश की पुअर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जितनी तेजी से इकोनॉमीज खुद को ओपन अप करती हैं उनमें पॉवर्टी रिडक्शन भी उस तेजी से होता है। उदाहरण के लिए कोल्ड वॉर के दौरान वियतनाम भी एक टिपिकल सोवियत स्टाइल्ड प्रोटेक्टेड इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ उसने बाकी ईस्ट एशियन कंट्री की तरह खुद को ओपन किया। उसी के साथ वहां पर पॉवर्टी रिडक्शन भी बहुत तेजी से हुआ। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पिछले 25 सालों में वियतनाम के 7% एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ने उसकी पॉपुलेशन को एक ही जनरेशन के अंदर मिडिल इनकम स्टेटस पर पहुंचा दिया। इसी दौरान उसने अपनी एक्सट्रीम पॉवर्टी को 50% से घटाकर 3% तक रिड्यूस किया। इस एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमी को खोलना इंडियन पॉपुलेशन के पुअर सेगमेंट के लिए बेनिफिट देने वाला है। तो दोस्तों, यही कारण है कि हमने शुरुआत में ओवरसीज इंडियंस की परफॉर्मेंस को ओवर एम्फेसाइज किया था। इंडिया को अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंटली देखना होगा। उसको अपने 1.3 बिलियन लोगों को 1.3 बिलियन इकोनॉमिक टाइगर्स के रूप में देखना होगा
और जाहिर है कि टाइगर्स एक बंद केज के बजाय वाइल्ड और ओपन जंगल में ही अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकता है। काफी लंबे समय से इंडियन पॉलिसी मेकर्स इंडियंस की compete करने की कैपेबिलिटीज पर शक करते रहे और इसीलिए इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली क्लोज रखी गई। यहाँ आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम इंडिया की इकोनॉमी को क्लोज्ड क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे कई स्टैटिस्टिक्स छुपे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक रिलेटिवली ओपन इकोनॉमी दुनिया के साथ ज्यादा ट्रेड करती है, जबकि एक रिलेटिवली क्लोज्ड इकोनॉमी दुनिया के साथ कम ट्रेड करती है। यहाँ अगर हम इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो चाइना वर्ल्ड के साथ 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड करता है, जो इंडिया के 800 बिलियन डॉलर्स के ग्लोबल ट्रेड से 5 गुना ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आसियान के केस में उनकी कलेक्टिव पॉपुलेशन इंडिया से आधी है, लेकिन उनका टोटल वर्ल्ड ट्रेड 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ वर्थ के साथ इंडिया से लगभग 3 गुना ज्यादा है और इसीलिए हम इंडिया को एक रिलेटिवली क्लोज्ड इकोनॉमी कह रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए एक थ्योरेटिकल डायरेक्शन की बात की, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, थ्योरी एक अलग चीज है और प्रैक्टिस एक अलग। तो उसके बाद इंडिया के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो है अपनी इकोनॉमी को केयरफुली ओपन करना। यहाँ पर इंडिया को रशिया या ईस्ट यूरोप की तरह एक बिग बैंग अप्रोच या शॉक थेरेपी नहीं अपनानी है। असल में चाइना को देखकर रशिया और कई ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को लगता था कि वो इस तरह के बिग बैंग से एक ही झटके में खुद को बदल सकते हैं, लेकिन चाइनीज रिफॉर्मर्स उनसे कई गुना वाइजर थे। उन्होंने डेंग जाओपिंग की एडवाइस को फॉलो किया था, जो कहते थे कि चाइना को जल्द से जल्द रिवर क्रॉस करने के लिए स्टोन्स पर पांव जमाकर चलना होगा, क्योंकि आखिरकार रिवर के दूसरे एंड पर पहुंचने के लिए स्पीड के साथ साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी होती है। आपको बता दें कि इंडिया जब अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा खोलेगा तो उसको एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन फेस करना होगा। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इकोनॉमी के इनएफिशिएंट पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर एफिशिएंट पार्ट्स को स्ट्रेंथन करेगा। यही एग्जैक्टली चाइना में भी हुआ था। 2001 में WTO को ज्वाइन करने से पहले स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस चाइनीज इकोनॉमी में 2/3 हिस्सा कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन आज ये घटकर केवल 1/3 रह गया है। कुल मिलाकर चाइना के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से होकर गुजरना पड़ा। उसी तरह इंडिया को भी अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा, दुनिया के साथ और भी ज्यादा ट्रेड करना होगा और इसके तहत उसको अपनी इकोनॉमी के इनएफिशिएंट सेक्टर्स में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को अलाउ करना होगा। तभी वो आने वाले 2 से 3 दशकों में चाइना और यूएसए को ओवरटेक करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इनमें से कोई भी प्रिंसिपल रियलिटी में फॉलो करना जरा भी इजी नहीं होने वाला है, लेकिन जिस तरह चाइना ने एक ब्रेव स्टेप लेते हुए ग्लोबल मार्केट को एम्ब्रेस किया और एक रोलर कोस्टर राइड का सामना किया, उसी तरह इंडिया को भी इसके लिए बहुत से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ब्यूरोक्रेटिक और साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स का सामना करना होगा। खैर एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया इसके लिए 2 कॉन्क्रीट स्टेप्स ले सकता है। ये स्टेप्स रिस्की जरूर हैं, लेकिन इन स्टेप्स को ना लेने का रिस्क उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ इंडिया के लिए पहला कॉन्क्रीट स्टेप है कि वो साउथ एशियन रीजन को साउथ ईस्ट एशियन रीजन की तरह ओपन करने में मदद करे। ज्यादातर कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज को अपने नेबर्स के साथ ओपन करके ही ग्रो कर पाती हैं। यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसके 2 बेस्ट एग्जाम्पल बताए जाते हैं। हालांकि EU और NAFTA की कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हुए ये कहना सही नहीं होगा कि साउथ एशिया भी उनका मॉडल कॉपी कर सकता है, लेकिन वो अपने साउथ ईस्ट एशियन नेबरहुड की तरह खुद को ओपन जरूर कर सकता है। यहाँ इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे मैकेनिज्म को अपने साउथ एशियन नेबर्स के बीच फॉर्मुलेट कर सकता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया और उसके कुछ नेबर्स के रिलेशंस को देखते हुए ऐसा करना नामुमकिन सा दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर साउथ ईस्ट एशियन स्टोरी को देखें तो उसकी कहानी में भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद थे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच लास्ट मेजर वॉर 1971 में हुआ, जबकि चाइना और वियतनाम जो पिछले 2000 सालों से एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने अपना लास्ट मेजर वॉर 1979 में लड़ा था। लेकिन 1995 में वियतनाम ने जब आसियान ज्वाइन किया तो उसके कुछ ही सालों बाद यानी 2002 में उसने चाइना आसियान FTA में भी पार्टिसिपेट कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिड 1990s के बाद से वियतनाम और चाइना के बीच का ट्रेड 3000 टाइम्स बढ़ा है और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ट्रेड भी 3000 टाइम्स जरूर बढ़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट इन दोनों देशों की पुअर पॉपुलेशन को होने वाला है। लेकिन यहाँ ये बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ऐसा करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि चाइना और वियतनाम दोनों ही एक ग्रोइंग इकोनॉमीज थे, तो उनका कोऑर्डिनेशन रिलेटिवली आसान था, जबकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। खैर अब अगर हम दूसरे कॉन्क्रीट स्टेप की बात करें तो इंडिया को
खुद को आसियान कंट्रीज के जैसे एफडीआई की तरफ एग्रेसिवली ओपन करना होगा। इसको समझने के लिए आइए आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाते हैं। तो दोस्तों, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसी 3 डायनेमिक नॉर्थ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज का कंबाइंड जीएनपी $21 ट्रिलियन का है, जबकि अगर हम 10 आसियान इकोनॉमीज की कंबाइंड जीएनपी को देखें तो वो केवल $3 ट्रिलियन के आसपास हैं। यहाँ लॉजिकली हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एशिया में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट साउथ ईस्ट एशिया से ज्यादा ही होगी, लेकिन असल फिगर्स इससे एकदम ऑपोजिट कहानी बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट एशिया में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट $287 बिलियन की है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया में ये $335 बिलियन के मार्क पर पहुंच चुकी है। हालांकि यूएस चाइना ट्रेड वॉर और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद बहुत से अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स ने चाइना +1 स्ट्रेटजी के तहत इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रेफर किया है। लेकिन जब वो इंडिया आए और यहाँ उन्होंने इंडिया के कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को एनकाउंटर किया तो उनको काफी ज्यादा डिस्करेजमेंट हुआ। इसका सॉल्यूशन भी हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के मॉडल में मिल सकता है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड जैसी कंट्रीज आपस में सिंपल और क्लियर इन्वेस्टमेंट ब्राउचर्स प्रोड्यूस करती हैं। उसी तरह इंडिया में भी हर स्टेट के बीच इस तरह के ब्राउचर्स प्रोड्यूस करने के लिए कंपटीशन कराया जा सकता है। कुल मिलाकर इस डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए किसी रॉकेट साइंस या किसी नए इन्वेंशन की जरूरत नहीं है। इंडिया को यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के मॉडल के कुछ सक्सेसफुल एलिमेंट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इनके साथ हम पिछले 2000 सालों से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते आ रहे हैं। अब से कुछ सालों पहले पीएम मनमोहन सिंह ने इंडिया को लुक ईस्ट के लिए कहा था, वही पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एक्ट ईस्ट के लिए कहा। जबकि ये डिस्कशन हमें एक्ट ईस्ट के साथ साथ वहां जाकर उनके बहुत से मॉडल्स को घर लाने के लिए कहता है। दोस्तों, यहाँ कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी चल रहा होगा कि हम चाइना को बीट करने के लिए चाइना का एग्जैक्ट मॉडल अपने यहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। चाइनीज मॉडल इंडियन डाइवर्सिटी के लिए डिजायरेबल नहीं है। इंडिया तो इंडिया रहा, चाइना का मॉडल उसके खुद के इतिहास के एक लंबे समय तक उसके लिए भी डिजास्टर्स रहा है। उदाहरण के लिए माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड ने लगभग 30 मिलियन चाइनीज पीजेंट्स की जान लेने के साथ साथ चाइना को इंडस्ट्रियलाइज करने के बजाय और भी पॉवर्टी में ढकेल दिया था। उसी तरह कल्चरल रिवॉल्यूशन ने चाइना को ग्राइंडिंग पॉवर्टी के तले कुचल दिया था। और तो और आपको बता दें कि डेंग जाओपिंग की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इससे बहुत ज्यादा इम्यून नहीं थी। एक्सपर्ट्स की माने तो डेंग जाओपिंग के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी माओ के कारण ही पॉसिबल हो पाए हैं। असल में माओ के टोटलिटेरियन कंट्रोल ने वहां के लोगों को डेंग के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए तैयार किया। माओ के समय जो ट्रेड यूनियंस बैन किए गए, उसके चलते चाइनीज लेबर बेहद चीप हो गया। माओ के दौरान प्रॉपर्टी राइट्स को हटाया गया, जिससे चाइना का मेजर लैंड रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में आ गया। इसके चलते चाइना ने अपना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। हालांकि इस दौरान चाइना में पॉवर्टी रिडक्शन भी देखने को मिला, लेकिन इसी के साथ वहां पर इनकम इनइक्वालिटीज भी बहुत तेजी से बढ़ी। कुल मिलाकर भले ही चाइना माओ की एरा में मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से निकलकर डेंग की एरा में मार्केट लेनिनिज्म में एंटर कर गया हो, लेकिन उसमें लेनिनिज्म खत्म नहीं हुआ है। इसका एग्जाम्पल हमें डेंग के टाइम पर हुए तियानामेन स्क्वायर मैसेकर में देखने को मिला है। खैर, अनडिजायरेबल होने के साथ साथ ये मॉडल इंडिया जैसी डाइवर्स, हेट्रोजेनस, फेडरल और डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फीजिबल भी नहीं है। इस तरह के मेजर्स इंडिया में अडॉप्ट किए गए तो वो कंट्री की यूनिटी को हार्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि डेंग स्टाइल स्टेट कैपिटलिज्म अपनी कुछ लिमिट्स के साथ आता है। इसका प्रूफ हमने शी जिनपिंग की एरा में साफ दिखाई पड़ता है। चाइना का प्रेजेंट इकोनॉमिक मॉडल इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड है, यानी ये अपनी ग्रोथ के लिए कंजम्पशन पर इतना ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण आज चाइना में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी घटती नजर आ रही है और यही किसी भी देश को स्टैग्नेशन की ओर लेकर जाता है। आपको बता दें कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना की ग्रोथ मैसिव डेट के थ्रू फाइनेंस की गई है, जिसकी वजह से उनकी कॉर्पोरेशंस और लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर ह्यूज डेट पाइल अप हो चुका है। इस डेट का यूं ही बढ़ना मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दे सकता है, जबकि डेट का क्रैकडाउन एक रिसेशन की ओर लेकर जा सकता है। हाल ही में इसका उदाहरण हमें चाइना के रियल ईस्टेट सेक्टर में देखने को मिला है, जिसका डेट बबल बुरी तरह बस्ट हुआ। इसके अलावा चाइना में उसके ड्रैकोनियन 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड पॉलिसीज के तहत एक बेबी बस्ट भी देखने को मिल रहा है। आज उनकी पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन बनती जा रही है, जिसके कारण उसके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स तेजी से घटते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया की पॉपुलेशन एक यंगर पॉपुलेशन है। इंडिया के पास अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का ह्यूज एडवांटेज है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर भी चाइना की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से उसका सपोर्ट बेस बहुत वीक होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया आज भी ज्यादातर सभी देशों के साथ
पीस और फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करता है, जिससे इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि चाइना के लेनिनिस्ट मॉडल की वजह से इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स चाइना के कंपैरिजन में काफी बेहतर हैं। यहाँ हम अगर अपने बचपन की रैबिट और टॉर्टोइस की स्टोरी अप्लाई करें तो इंडिया के पास चाइना को ओवरटेक करने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर इंडिया वक्त रहते अपने डोमेस्टिक पॉलिसी फ्लॉस को इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के थ्रू फिक्स करता है तो आने वाले दशक में इंडिया और चाइना के बीच होने वाला एक कंपैरिजन जड़ से खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी इंडिया और चाइना के डेवलपमेंट्स की। इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि भारत को वो कौन से पॉलिसी शिफ्ट्स हैं जो लाने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर खुद को विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए। हमने ये भी डिस्कस किया कि क्यों चाइना का इकोनॉमिक मॉडल भारत के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बात करी कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इनोवेटिव वेज इन विच India can tap into its demographic resource potential? Explore. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।